हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में पढ़ लेते हैं हम समास। समास किसे कहते हैं? तो बच्चों, समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी कि संक्षेप में करना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उनका संक्षिप्त रूप देने की विधि समास कहलाती है। जैसे राजा का महल, राजमहल, माता और पिता, माता पिता, पांच वटों यानी वृक्षों का समूह, पंचवटी। तो राजमहल, माता पिता और पंचवटी ये शब्द क्रमशः राजा का महल, माता और पिता व पांच वटों का समूह शब्दों के संक्षिप्त रूप है, अर्थात समास है। अब इसमें विशेष बात क्या है वो जान लेते हैं। बच्चों, समास रचना में कम से कम दो पद होते हैं, जिनमें पहला पद पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, तथा इन दोनों के मेल से बने पद को समस्त पद या सामासिक शब्द कहा जाता है। अब क्या है समास विग्रह, वो जानना भी जरूरी है। तो बच्चों, समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की विधि समास विग्रह कहलाती है। विग्रह करना यानी कि अलग करना। जैसे अमृत धारा एक समस्त पद है, इसका विग्रह होगा अमृत की धारा। पाप पुण्य समस्त पद, विग्रह बनेगा पाप और पुण्य। चौराहा समस्त पद है, विग्रह होगा चार राहों का समाहार। पंचानन समस्त पद है, तो विग्रह है इसका पांच है आनंद, जिसके अर्थात कार्तिकेय। अब बढ़ते हैं हम समास के भेद की ओर। तो समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। एक एक करके हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, जान लेते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष। क्या होता है कर्म तत्पुरुष? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामग्रत, ग्राम को गया हुआ, विग्रह इसका। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। वनगमन, वन को गमन। दूसरा है करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीड़ाग्रस्त, पीड़ा से ग्रस्त। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। गणयुक्त, गुणों से युक्त। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आगे है अपादान तत्पुरुष, अर्थात इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। और धनहीन, धन से हीन। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भारत रत्न, भारत का रत्न। जलधारा, जल की धारा। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। और राज सिंहासन, राजा का सिंहासन। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। बच्चों, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। कला निपुण, कला में निपुण। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। और लोकप्रिय, लोक में प्रिय। बढ़ते हैं अपने दूसरे समास की ओर, जो है कर्मधारय समास। बच्चों, जिस समास का पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि महाराजा, महान है जो राजा, ये क्या है? कर्मधारय समास, इसका विग्रह हुआ। नीलगाय, नीली है जो गाय। सज्जन, सच्चा है जो जन। परमानंद, परम है जो आनंद, कर्मधारय समास बन गया। तीसरा आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है बच्चों? जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण यानी कि संख्या होती है इसमें, वह उत्तर पद विशेष्य हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समाहार। 3 आ गया तो द्विगु समास। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। इसमें प्रथम क्या होता है? पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। अब आता है चौथा समास, बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद गौण हो तथा अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव।
पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात कृष्ण। पांचवा समास है बच्चों हमारा द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो अर्थात दोनों समान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा इसका विग्रह है। अपना पराया, अपना और पराया, दाल रोटी, दाल और रोटी। छठा समास है बच्चों अव्ययभाव समास। तो बच्चों जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यव हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे कि यथा समय, समय के अनुसार, बाइज्जत, इज्जत के साथ, आजीवन, जीवन पर्यंत और भरपूर, पूरा भरा हुआ। ये क्या है? विग्रह है इसका। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि कुछ पुनरुक्त शब्दों द्वारा भी अव्ययभाव समास बनाए जाते हैं। जैसे रातों रात, रात ही रात में, ये विग्रह है। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में। गली गली, एक गली से दूसरी गली। दिनों दिन, कुछ ही दिनों में। अब जानेंगे बच्चों हम संधि और समास में आखिर अंतर क्या होता है। बच्चों संधि दो वर्णों का मेल होती है जबकि समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनता है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है और समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। आइए बच्चों आपके अभ्यास के लिए एक बार इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर उनको संक्षिप्त रूप देने की विधि समास कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व तथा अव्ययभाव समास। जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि समास अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने समास की परिभाषा, उसके भेद, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।